वेलकम बैक टू सिविल फॉर इंजीनियर्स। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था 17th एपिसोड में कि ब्रिक्स के अंदर आपको वो दो कौन से टेस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो टेस्ट के बगैर आप ब्रिक्स को अच्छा ब्रिक कंसिडर नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरीके से आज मैं आपको रिमेनिंग 2 टेस्ट जो है ब्रिक्स के, वो टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि नंबर 3 है एफ्लोरेंस टेस्ट और नंबर 4th, व्हाट इज नंबर 4th एफ्लोरेंस के बाद में, शेप एंड साइज इंडेक्स। ठीक है, अब ये 2 टेस्ट क्या हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। एफ्लोरेंस टेस्ट इज नथिंग बट ब्रिक्स के ऊपर में जब ईंट आप चूज करते हो तो उसके वक्त उसके ऊपर में इस तरीके का ये ईंट होता है। इसके ऊपर आप देखते हो जो भी BGK या जो भी ब्रांड होता है वो ब्रांड का इसके ऊपर इम्प्रेशन होता है। उसके साथ में अगर आप ब्रिक का जो फीचर है, जो उसका ओवर लुक है, फिजिकल लुक है, उसको अगर देखते हैं तो वहाँ पे आपको येलोइश, कभी येलोइश होता है, कभी ऑरेंज होता है, कभी लाइट येलोइश एंड ऑरेंज पेल कलर होता है। ये सारा मिक्स हो गया, कुछ आपको उसके ऊपर बबल से नज़र आते हैं और आपको उसके ऊपर एक तरीके का टेक्सचर नज़र आता है। तो वो सॉल्टी टाइप टेक्सचर जो होता है, जब आप उसको ईंट को जब हाथ में पकड़ के उसको रब करते हो तो तब वो नमक जैसा, सॉल्ट जैसा कुछ आपको दिखता है, यानी फील जब आप करते हैं तो कुछ सॉल्टी टाइप आपको दिखता है। दैट इज़ नथिंग बट एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस होता ये है कि ब्रिक को ज़्यादा बर्न होने से पहले, यानी कम बर्न जो ब्रिक होता है या फिर उसको ओल्ड ब्रिक जो होता है उसके ऊपर एफ्लोरेंस टेस्ट क्यों किया जाता है, ताकि ब्रिक की फ्रेशनेस हमको मालूम पड़े। अगर उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट, जिसे हम कहते हैं टेक्निकली सॉल्ट कंटेंट जो होता है, वो एफ्लोरेंस टेस्ट में हमको मालूम पड़ते हैं। अब यहाँ पे एफ्लोरेंस टेस्ट के हम इंपॉर्टेंस जानते हैं, ये क्यों किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एक ब्रिक लेयर है, दिस इज़ वन ब्रिक। फिर उसके बाद में आप इसके ऊपर दूसरा ब्रिक रखते हो, यहाँ पे सेम दूसरा एक और ब्रिक आएगा इसके ऊपर। अब अगर इसमें ये ब्रिक में अगर सॉल्ट कंटेंट है तो होगा ये कि यहाँ पे एक लेयर सी जम जाएगी, यहाँ पे ये लेयर, दिस विल नॉट अलाउ दिस ब्रिक टू सेटल डाउन। इसको सेटल डाउन होने के लिए वो अलाउ नहीं करेगी। क्यों? ड्यू टू दिस लेयर। ये लेयर होने की वजह से ये तो पहला एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, जब आप साइड पे इसको यूज़ करने जाओगे तो यूज़ करने के टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके बाद में जब आप उसको यूज़ करते हो, उसके ऊपर प्रेशर डालते हो, जब यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो चुकी है तो ये लेयर जब फॉर्म हुई ऊपर में ही, दिस इज़ एन लूज पॉइंट या फिर इसको हम एक वैक्यूम पॉइंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो ठीक तरीके से बर्न नहीं होता है। ड्यू टू दिस जब आप ब्रिक वॉल उठाओगे तो यू कैन हैव सम क्रैक्स इन दिस एंड इट विल सेटल डाउन। तो ये होता है एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस टेस्ट आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये फिजिकली किया जाता है एफ्लोरेंस, उसको थोड़ा चिपिंग कर कर देखते हैं। आपको मैं डिटेल आगे बताऊंगा किस तरीके से टेस्ट को किया जाता है। तो ये था एफ्लोरेंस टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, इसको आप पहले फिजिकली ही पहचान सकते हो। जैसे कि आप कोई ब्रिक यार्ड को विजिट किए हो, वहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्रिक्स रेड बर्न्ड ब्रिक, जैसा हम डेफिनेशन है इसका, रेड बर्न्ड ब्रिक RBB। तो ये RBB आपको वहाँ पे दिखना चाहिए। कुछ ब्रिक्स में क्या होता है, दे आर मोर बर्न्ड ब्रिक्स, यानी बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। कुछ हो जाते हैं लेस बर्न्ड ब्रिक्स। तो ये दोनों ही ब्रिक्स आपके साइट के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही घातक साबित होने वाले हैं या फिर बहुत ही अनफिट साबित होने वाले हैं। क्योंकि इसके बाद में अगर आप प्लास्टर की भी पुट्टी, प्लास्टर भी करते हो, उसके ऊपर पुट्टी भी अगर आप चढ़ाते हो, तब भी आपको क्रैक्स नज़र आएंगे। क्योंकि ड्यू टू द इम्बैलेंस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो होता है ब्रिक स्ट्रक्चर, ये इम्बैलेंस होने की वजह से आपको वहाँ पर अंडुलेशंस महसूस होंगे। तो ये अंडुलेशंस जब आएंगे तो प्लास्टर में क्रैक आएगी। फिर उसके बाद में होगा ये, आप उस प्लास्टर की क्रैक को छुपाने के लिए फिर से टचअप करोगे, फिर से उसके अंदर क्रैक आ जाएगी, फिर उसके ऊपर एक और टचअप करोगे, पुट्टी चढ़ाओगे, फिर पुट्टी में भी क्रैक आ जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप पेंट करवा दोगे और एक बार पुट्टी कोट करा के। फिर बाद में नेक्स्ट बारिश आएगा, बारिश का पानी अंदर आएगा, वो ईंट से होते हुए प्लास्टर में आएगा, प्लास्टर से होते हुए पुट्टी में आएगा, पुट्टी में होते हुए पेंट से आएगा। तो आप अक्सर घरों में देखते हैं कि नीचे के सेक्शन में मैक्सिमम, देखो आप नीचे का जो सेक्शन होता है, नीचे जो सेक्शन होता है घर में 3 फीट सिल लेवल तक का सेक्शन, वहाँ पे अक्सर आपको ये लगेगा कि पेंट निकल रहा है या चूना निकल रहा है, या फिर वहाँ पे कुछ पानी जैसा पदार्थ आपको नजर आएगा, फंगस, आल्गे फॉर्मेशन नजर आएगा। ड्यू टू दिस
फेलियर, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें होती है। और इसके साथ साथ आपके घर में अगर वार्डरोब्स हैं तो वार्डरोब्स में भी आपको वही चीज़ नज़र आएगी, फंगस फॉर्मेशन नज़र आएगा और आपको वहाँ पे नमी नज़र आएगी, डैम्पनेस नज़र आएगा। ये सारी चीज़ें होती है ब्रिक वर्क की नेग्लिजेंस की वजह से। जैसे मैं पहले आपको बताया, स्ट्रेंथ टेस्ट इज़ द बेस्ट टू सी वेदर द ब्रिक इज फिट और नॉट। उसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है एफ्लोरेंस टेस्ट। जैसे कि अगर आपको वाटर एब्जॉर्प्शन और स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में डिटेल चाहिए तो आई बटन पर लिंक है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल बताया है स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में। यहाँ पे दो कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रशिंग टेस्ट होता है, स्ट्रेंथ टेस्ट हो, दोनों अलग अलग होते हैं। जी नहीं, दोनों ही सेम है। दोनों ही डेफिनेशन से ब्रिक को क्रश करके देखा जाता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो चलिए चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, जो कि है शेप एंड साइज। तो भाई ये शेप एंड साइज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है ब्रिक की कैटेगरी, ब्रिक की क्लासिफिकेशन, ब्रिक की अपीयरेंस, ब्रिक का फिजिकल नेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। द रीजन बिहाइंड दैट आपको मैं आगे बताने वाला हूं कि ये शेप एंड साइज क्यों आने वाला है, ये आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। फिलहाल तो मैं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए यहां पर ये बता दूं कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक 6 9 × 4 × 3, ये है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। तो ये आप याद रखिए, ये स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक है। बहुत सारे भट्टियों में, बहुत सारे फर्नेसेस में क्या होता है, दे यूज टू मेक मोल्ड्स बनाते हैं। वहाँ पे वो लोग मोल्ड्स के अंदर ईंट डालते हैं, इसके अंदर ईंट का फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर वो लोग क्ले मिक्स करते हैं। क्लास 1 ब्रिक तो नहीं कह सकता मैं इसको, बस ब्रिक कहूँगा। तो उसको मोल्ड करते हैं। जब ये ईंट, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये मोल्ड का साइज़ है 9 इंच बाय 3 इंच बाय 4 इंच, अगर ये मोल्ड का साइज़ है, तो जब आपका ईंट इसमें से जब निकलेगा और भट्टी में पकने जाएगा, तो जब वो पकने जाएगा वहाँ पे ड्यू टू द हैवी टेम्परेचर इसके अंदर का जो मॉइस्चर रहेगा वो मॉइस्चर सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा मॉइस्चर सारा। तो ब्रिक का साइज़ 1-2 mm कम हो जाएगा या 3 mm तक भी कम हो सकता है साइज़। तो इसीलिए आप ऐसे ब्रिक्स का यार्ड को चुनिए जहाँ पे आपका मोल्ड साइज इससे ज़्यादा हो। अगर इससे ज़्यादा आपका मोल्ड साइज होगा तो डेफिनेटली आपका ब्रिक एक अच्छी क्वालिटी का बनकर बाहर आएगा, जिसे आप 100% क्लास 1 ब्रिक का लोगो दे सकते हो, जो कि बहुत ही कम जगह पर आपको देखने को मिलता है। अगर आप जहां पर भी रहते हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, रूरल में हो, तालुका में हो, जहां भी आप रहते हो, अगर आपको वहां पे क्लास 1 कैटेगरी का ब्रिक मिलता है तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती है जहां पे क्लास 1 ब्रिक नहीं मिलता है, वैसी जगह पे आप ये सारे टेस्ट करना है, आपको ज़रूरी है करना। क्यों? अगर आप, जब तक आप ये टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने ब्रिक का क्लासिफिकेशन या उसका क्लास डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में जब भी बात आती है, हम लोग बहुत सारी फेलियर्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नेग्लिजेंट हो जाते हैं। हम रेट देखते हैं, हम मैक्सिमम जो होता है रेट के बारे में ही नेगोशिएशन होता है। 4.5 रुपये वाला ईंट, 5 रुपये वाला ईंट, 6 रुपये वाला ईंट, यानी हम सिर्फ ईंट के वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ईंट की प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमको आगे चल के स्ट्रक्चर में बहुत सारी खामियां आती है। और उसके बाद में एक लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है ब्लेम गेम का। सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर पे डालता है ब्रिक वर्क वाला सेंटरिंग पे डालता है, फिर से ब्रिक वर्क वाला प्लास्टर पे डालता है, फिर उसके बाद में वो आके स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर को डालता है। यानी यहाँ पे एक लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हो जाता है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डालने का। बट ये एक तरीके का रेगुलर प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें पछताएगा कौन? द एंड यूज़र। द एंड यूज़र इज़ नथिंग बट द क्लाइंट इज़ नथिंग बट ओनर और प्रॉपर्टीयर। वो पछताएगा इसकी नेग्लिजेंसी से। अगर मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे दूं, अगर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी अगर खरीदते हो, अगर मैं कहता हूं कि ये गाड़ी सिर्फ 90 रुपये लीटर वाले पेट्रोल से ही चलेगी ये गाड़ी, तो आप क्या करोगे? आप 90 रुपये वाला पेट्रोल डाले हुए उसके अंदर, या फिर आप डीजल डालोगे?
आप यही कहोगे कि सर 90 रुपये वाला पेट्रोल डालूंगा और जो अच्छा पंप का वाला पेट्रोल है वही पेट्रोल मैं डालूंगा, आलतू फालतू पंप के पास नहीं जाऊंगा जो 2 रुपये कम देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये घर 10 लाख 15 लाख में हम आप बना रहे हैं। जब आप घर बना रहे हो तो आपको कुछ हज़ार का टेस्ट करने के लिए आपको क्या दिक्कत है, आप कुछ हज़ार का टेस्ट कर सकते हैं इस पर। जो अच्छा ब्रिक सप्लाई करता हो, अच्छी साइज़ में सप्लाई करता हो, अच्छी क्वालिटी में सप्लाई करता हो, उसके पास से आपको ब्रिक लेने को क्या हर्ज है। इंस्पाइट ऑफ दैट कि आगे चल के जब घर बन, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इंजीनियर की डॉक्टर की मिस्टेक तुरंत मालूम पड़ जाती है। एक गोली, एक टैबलेट, एक इंजेक्शन से रिएक्शन हो जाता है, इमीडिएट उसकी गलती मालूम पड़ती है। बट एक इंजीनियर की गलती या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर की गलती अभी नहीं मालूम पड़ेगी, वो 1 साल बाद जाकर मालूम पड़ेगी आपको। एक सीज़न पूरा पास होना पड़ेगा उसके लिए। इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूं कि जो भी घर बना रहे हो या जो भी कॉम्प्लेक्स रेडी कर रहे हो, जो भी कमर्शियल कर रहे हो, सारे के सारे कोई एक रेप्यूटेड आर्किटेक्ट, रेप्यूटेड कंसल्टेंट, रेप्यूटेड इंजीनियर या फिर एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए जो आपके प्रोडक्ट को, आपके घर को अपना प्रोजेक्ट समझ के कंप्लीट कर सके। क्योंकि होता यह है कि 4-5 रुपये 6 रुपये में हमारा कुछ नहीं जाता है। आखिर में जब एंड यूज़र आता है वहाँ पे, तो तब सारी चीज़ें प्रॉब्लम अराइज होना वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्लम्बिंग के बारे में भी एक वीडियो डालने वाला हूं, और अब तक की जितनी भी प्लम्बिंग कंपनीज है या फिर प्लम्बिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सारों का खुलासा मैं उस वीडियो में करने वाला हूं। क्या प्रॉब्लम है, इनके सिस्टम में क्या खामी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप ब्रिक वर्क को समझिए, ब्रिक वर्क को जानिए कि ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बिल्डिंग के लिए। कॉलम तो होता है लोड लेने के लिए, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये 2 हाथ हैं, ये 2 हाथ सिर्फ लोड उठा सकते हैं, लोड ले सकते हैं, बट ये 2 हाथ को बैलेंस देने वाला स्ट्रक्चर होता है हमारा जिस्म, हमारी रीढ़ की हड्डी और स्केलेटन। तो उससे ही हमको स्केलेटन बनता है। उसी तरीके से कॉलम्स वगैरह सारे लोड लेने के लिए तैयार है, बट इंटरनल वॉल तैयार है लोड ट्रांसफ़र करने के लिए, वो मोनोलिथिकली लोड ट्रांसफ़र कर सकती है। तो उसका जवाब मिलेगा ना। अगर आपके पास क्वालिटी सर्टिफाइड ब्रिक नहीं है, अगर आपके पास सही ईंट नहीं है, तो आपका घर पड़ सकता है मुसीबत में, प्रॉब्लम में। इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो आज का एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है, जिसमें 2 टेस्ट के बारे में मैंने जिक्र किया है। एक है एफ्लोरेंस, दूसरा है शेप टेस्ट। आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ फुटिंग्स के बारे में टॉपिक बताने वाला हूं। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए अपना, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और साथ ही साथ जनवरी से हम बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मैकेनिकल QA QC में, और उसके साथ साथ मैं आपको QS भी कराने वाला हूं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा है कि सर सर्टिफिकेट कब दोगे। सर्टिफिकेट जनवरी में आपको मिलेगी। फर्स्ट बैच की सर्टिफिकेट्स के लिए एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमने रिसीव किए हैं और उसको फॉरवर्ड किया है। जल्द ही वो सर्टिफिकेट प्रिंट होके आ जाएगी। जैसे ही सर्टिफिकेट आ जाएगी, जिन जिन लोगों ने भी एनरोल किया है वो सारे लोगों को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल मेल आईडी से मेल आ जाएगा कि आपकी सर्टिफिकेट आ गई है। फॉर फर्दर प्रोसेस जो भी स्टेप्स रहेंगे वो बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड